दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक सर्वे और बजट पर। तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है और बजट क्या होता है, ये आ चुका है 2025 का, तो इसको डिस्कस करना चाहेंगे हम लोग। तो इसमें बेसिकली इकोनॉमिक सर्वे जो होता है, इसके दो मेन पर्पज़ होते हैं। एक तो जो पास्ट ईयर इकोनॉमी ने कैसे परफॉर्म किया है, इसके बारे में डिस्कस करता है इकोनॉमिक सर्वे। दूसरा, चूँकि ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसमें कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट पे बाइंडिंग तो नहीं होते, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो इसका जो पहला पर्पज़ है उस पे आते हैं। इसका पहला पर्पज़ है पास्ट ईयर जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है उसके बारे में उसकी कहानी बयां करना। तो इकोनॉमिक सर्वे की अगर बात करें तो सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि इकोनॉमी क्या होती है। तो इकोनॉमी बेसिकली अगर आप समझना चाहें बहुत लेमैन लैंग्वेज में, तो आप उसे समझ सकते हैं कार या बस। बस में आप देखो तो गियर बॉक्सेस, स्टीयरिंग होती है, गियर बॉक्सेस होते हैं, बैटरी होती है, गेट्स होता है। तो बैटरी, गियर बॉक्सेस, देर आर सो मैनी स्टीयरिंग, देर आर सो मैनी मूविंग पार्ट्स। अगर वो डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगें तो हम कभी भी एक फंक्शनिंग बस या फंक्शनिंग कार या फंक्शनिंग व्हीकल नहीं बना सकते। इसलिए उनको एक कोऑर्डिनेटेड वे में मूव करना चाहिए। एक उनको इस तरह से उनमें ग्रोथ होनी चाहिए, एक बैलेंस्ड ग्रोथ होनी चाहिए। इन ए सिमिलर वे हम इको जैसे हमने बस का एग्ज़ाम्पल लिया, उसमें बताया बहुत सारी चीज़ें होती हैं, गियर बॉक्सेस, स्टीयरिंग, बैटरी। तो इन सब को ये अगर डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे तो हम एक फंक्शनिंग बस नहीं बना सकते। तो अब इकोनॉमिक सर्वे जो इकोनॉमी है ये डिफरेंट पैरामीटर्स से गवर्न होती है। तो जैसे हम इकोनॉमी में क्या क्या देखेंगे इस इकोनॉमिक सर्वे में, जैसे ग्रोथ किस तरह से ग्रोथ का क्या ट्रेंड है, और इन्फ्लेशन, हम एम्प्लॉयमेंट के बारे में इसमें देखेंगे, और इकोनॉमी के डिफरेंट सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री कैसे परफॉर्म कर रही है। एग्रीकल्चर में करोड्स ऑफ पीपल्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो हम एग्रीकल्चरल ग्रोथ को देखेंगे। और आपका इंडस्ट्री और सर्विसेज के बारे में देखेंगे कि ये सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। ये सब इकोनॉमिक सर्वे में इन सब का डाटा रहता है। इन्फ्लेशन का डाटा रहता है। इकोनॉमिक सर्वे में हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट मींस एक्सटर्नल जो सेक्टर्स है उसके बारे में रहता है। फाइनेंस सेक्टर के बारे में रहता है। एक्सटर्नल सेक्टर्स में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे वेरी कर रहा है, और एफडीआई का क्या ट्रेंड है, और डिफरेंट चीज़ें उसके बारे में हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे, राइट। और साथ ही साथ हम ये भी जानना चाहते हैं कि डिफरेंट जो ये डेफिसिट है, डेफिसिट कैसे, फिस्कल डेफिसिट का क्या ट्रेंड रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या और चीज़ें जो है गवर्नमेंट की डेब्ट है का क्या ट्रेंड है, ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है। ये सब चीज़ें इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। और फिर इकोनॉमिक सर्वे में कुछ पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती है और उसके बेसिस पे बजट प्रिपेयर होता है। बाइंडिंग नहीं होता गवर्नमेंट पे, तो बजट प्रिपेयर किया जाता है। तो ये चीज़ें हमें समझ में आ जानी चाहिए। तो हम आज बेसिकली पहले इकोनॉमिक सर्वे पे डिस्कस करते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको लेके डिस्कस करना चाहेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर और इन्वेस्टमेंट ये दोनों एक साथ चैप्टर 6 इकोनॉमिक सर्वे में डिस्कस किया गया है। तो इस चैप्टर 6 में दोस्तों हम लोग इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल्स और अंडरस्टैंडिंग इंसाइट्स आपको दे रहे हैं। तो इसको समझने से पहले पहले हमें ये समझ लेना चाहिए, इसका बैकग्राउंड समझना बहुत ज़रूरी है। तो इसके बैकग्राउंड को समझने के लिए अगर हम चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट रखा था जीडीपी का कि हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहेंगे टिल 2025, ये रखा था। और ड्यूरिंग अमृत काल मीन्स टिल 2047 हम डेवलप्ड कंट्री बन जाएं। तो दो टारगेट था, एक तो जीडीपी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी करना,
दूसरा टारगेट था कि इंडिया को डेवलप्ड कंट्री बनाना। तो दोनों टारगेट्स क्या चाहेंगे? हाई जीडीपी ग्रोथ होनी चाहिए। हाई जीडीपी ग्रोथ के लिए आपको क्या मतलब इंडिया वांट्स हाई जीडीपी ग्रोथ टू अचीव दीज टू टारगेट्स। और इसके साथ ही अब हाई जीडीपी अगर चाहिए तो वी नीड बैलेंस्ड ग्रोथ इन एग्रीकल्चर सेक्टर, इंडस्ट्री एंड सर्विस सेक्टर। तीनों सेक्टर में हमें बैलेंस्ड ग्रोथ मॉडल की ज़रूरत पड़ेगी। नीति आयोग ने सजेस्ट किया अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में बैलेंस्ड ग्रोथ चाहते हैं तो बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए हमें जो उसमें यूज़ होने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, जैसे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन, ओके, और इंडस्ट्री के लिए इलेक्ट्रिसिटी, सो दीज इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें बैलेंस्ड ग्रोथ चाहिए। तो हमें बैलेंस्ड ग्रोथ के लिए हमें इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ चाहिए। सो इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्रोथ के लिए दैट्स वाई द चैप्टर 6 इन इकोनॉमिक सर्वे, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, राइट। सो इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। सो जीडीपी, हाई जीडीपी चाहिए तो हमें जीडीपी की थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग, जो हमारे चैनल पे इकोनॉमी सब्जेक्ट के लिए नए हैं उनके लिए एक अंडरस्टैंडिंग हम ज़रूर डेवलप करना चाहेंगे कि व्हाट इज़ जीडीपी। तो जीडीपी इज़ द फुल फॉर्म इज़ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, बट हम क्विकली बताना चाहेंगे कि जीडीपी क्या होती है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बन जाए। तो ग्रॉस मीन्स टोटल, डोमेस्टिक means within the territory of India, एंड प्रोडक्ट मीन्स टोटल प्रोड्यूस। एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्री सेक्टर में और सर्विसेज सेक्टर में जितने प्रोड्यूस हैं उसकी अगर मॉनेटरी वैल्यू हम कैलकुलेट कर लें इन वन फाइनेंशियल ईयर, देन वी विल गेट द जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बट ये भी दो टाइप की होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। एक तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी, वो होता है नॉमिनल, और दूसरा होता है रियल। सपोज़ किसी इकोनॉमी में आप 10 केजी व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं और 5 मीटर क्लोथ्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो 10 केजी व्हीट सपोज़ 10 रुपीज़ पर केजी है तो 100 का हो गया, और अगर 5 रुपीज़ पर मीटर क्लोथ है तो 25 का क्लोथ हो गया। तो टोटल मॉनेटरी वैल्यू हो गई 125। तो ये आपका रियल जीडीपी हुआ। अब अगर नेक्स्ट ईयर उसी की कास्ट बढ़ जाती है, प्रोड्यूस तो सेम है, मींस प्रोड्यूस जो है वो अभी भी 10 केजी व्हीट है और 5 मीटर आपका क्लोथ्स है, बट अब जो कास्ट थी वो 2 गुना हो गई, 2 ट्वाइस हो गई। मतलब पहले 10 रुपीज़ पर केजी व्हीट था, अब 20 रुपीज़ पर केजी हो गया। तो जो व्हीट की कास्ट हुई वो 200 हो गई, और 5 रुपीज़ पर मीटर क्लोथ था, अब वो 10 रुपीज़ पर मीटर हो गया। तो 50 रुपीज़ 5 मीटर के क्लोथ्स के दाम होंगे। तो क्लोथ्स और व्हीट का टोटल जो सम हुआ तो एक तो 200 हो गया 10 केजी का, 10 पर केजी के हिसाब से, और दूसरा 10 पर मीटर के हिसाब से 50 हो गया, मींस 250 हो गया। तो पहले की क्या कास्ट थी 125, अब कास्ट हो गई 250, मींस ट्वाइस हो गया, 100% इंक्रीज़ हो गया। ये जो वैल्यू है ये नॉमिनल वैल्यू है, नॉमिनल जीडीपी है। दोनों केसेस में आउटपुट सेम है। आउटपुट मींस पहले भी 10 केजी व्हीट 5 मीटर क्लोथ था, और नेक्स्ट ईयर भी 10 केजी व्हीट 5 मीटर क्लोथ्स है। तो आउटपुट तो सेम है, बट ये जो प्राइस चेंज हुआ ये चेंज हुआ ड्यू टू इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन एडजस्टेड, तो ये जो जीडीपी हुई इसे हम बोलते हैं नॉमिनल जीडीपी। तो रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। अब नॉमिनल जीडीपी को अगर रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जो करंट प्राइस होती है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे पर यूनिट प्राइस से, और आपको नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट होके आ जाएगी। बट नॉमिनल जीडीपी को एक नंबर से में डिवाइड करना होता है टू गेट द रियल जीडीपी, क्योंकि रियल जीडीपी ही आपके एक्चुअल प्रोड्यूस को डिफ़ाइन करेगी, प्रोडक्शन का एक्चुअल प्रोडक्शन कितना हो रहा है उसको डिफ़ाइन करेगी। तो उसको हम जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं। अब इस केस में अगर आप देखो तो जीडीपी डिफ्लेटर 2 है, क्योंकि 250 को 2 से डिवाइड करोगे
तो आपको 125 मिल जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब जीडीपी को दो तरह से मेज़र किया जाता है। अगर हम प्रोडक्शन साइड से देखें, दो साइड से मेज़रमेंट किया जाता है जीडीपी को, बहुत क्विकली बता रहे हैं। एक तो प्रोडक्शन साइड और दूसरा एक्सपेंडिचर साइड। तो प्रोडक्शन साइड में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, इनमें जो खर्चा होता है उसको हम ऐड कर दें तो जीडीपी एट फैक्टर कास्ट आ जाएगी। बट इस फैक्टर कास्ट में कुछ टैक्सेस लग जाते हैं, जैसे सेल्स टैक्स लग गया, तो इनडायरेक्ट टैक्सेस या गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दिया तो वो रिडक्शन हो गया। तो जो आपका मींस फैक्ट जीडीपी एट फैक्टर कास्ट में अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस जोड़ दें और सब्सिडीज़ को माइनस कर दें तो हमें जो सम टोटल मिलेगा वो हमारा जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि मार्केट में पहुंचते पहुंचते उस पर इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाएंगे और सब्सिडीज़ होगा तो माइनस हो जाएगा। और इस तरह से मार्केट प्राइस डिफरेंट होगा किससे, फैक्टर कास्ट से। तो ये मार्केट प्राइस और फैक्टर कास्ट ये दोनों प्रोडक्शन लेवल पे हो गया। एक्सपेंडिचर लेवल पे दूसरा फार्मूला है इसको कैलकुलेट करने का, एक्सपेंडिचर लेवल पे, राइट। सो एक्सपेंडिचर लेवल पे हमें एक जॉन मेनार्ड कीन्स नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी इक्वेशन दी, इकोनॉमिक इक्वेशन, मैक्रो इकोनॉमिक इक्वेशन, जॉन मेनार्ड कीन्स ने। उसे बोलते हैं, वो एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर अप्रोच है या एग्रीगेट डिमांड अप्रोच बोलते हैं। उसमें वाई आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी इज इक्वल टू कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी प्लस प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आई प्लस जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, राइट, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस net export nx. So the equation is y output or economy of the country, y is equal to c consumption expenditure plus I private investment plus g government spending plus nx net export. Now if you want to increase the economy of country वाई को अगर इंक्रीज करते हो तो ये सम में सारे टर्म्स आ रहे हैं। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इफ वी सी इट्स गोइंग डाउन, राइट, and investment, private investment is also going down, and net export because it depends on internal as well as external conditions. So different trade war is going on, US and other countries, so it's also has hit, okay, so it's also going down. So somehow we have only one parameter in this equation, that is government spending. So government spending could be increased if some way, then you can increase the economy of the country, right. Now this government spending G part, government is spending, government can, if government want to spend, it has to earn. Without earning it cannot spend. So government is spending, okay, government is spending in this term means G in this equation is government net spending. Net spending means spending minus earning, spending minus earning. So spending is expenditure, spending is expenditure, and earning is receipt. So this constitute the budget also. तो अब क्या होगा, expenditure and receipt and expenditure. So there are two parts of the budget, revenue part and capital part. Revenue account, government has two account, revenue account and capital account, and it has two part. In the revenue account we will have revenue receipt, revenue expenditure. In the capital account we have capital receipt, we have capital expenditure. So this is whole set of budget that I bring through this equation itself, G term. Okay, G term is the government spending, government net spending. Government net spending means spending minus earning, and spending is expenditure minus earning means receipt. So expenditure and receipt. Now there are two account, revenue account, capital account, and corresponding to both there is a earning or receipt and spending or expenditure.
Okay, so these are the things that you must understand about the budget. So basic of the budget I told you. Now coming to now where we will find the infrastructure. If just before I told you that if we want to grow, then we have to do some capital investment, capital expenditure. So capital expenditure, you will find the spending on the infrastructure sector, right? So this is the chapter 6 related to infrastructure and investment. So you will find in the government budget in the capital expenditure. Capital expenditure in short is also called capex, right? Now there is a capex, capital expenditure by central government, and there is a effective capital expenditure. Now some amount, suppose 100, this I am taking example, suppose 100 crore government is spending in government is spending 100 crore, or you can take some real figure as well if you want. So if we talk about government spending, so suppose government expenditure, okay, government expenditure. So in the budget, what was estimated? It was estimated 11 point last year 11.2 lakh crore government, central government expenditure, capex, capital expenditure. But I will talk about effective capital expenditure. Central government give grants to states, grants in aid to states. Okay, so they can use in both ways. They can use for giving subsidies or anything, or they can use for capital expenditure. So state government also use fees for capital expenditure. तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए यूज कर लिया अगर उस गवर्नमेंट ने, तो वो डायरेक्टली, वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा, वो डायरेक्टली तो यूज़ हो रहा है कैपिटल कैपेक्स में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, बट वो इनडायरेक्टली किसके द्वारा गिवेन है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट अगर उस कैपेक्स को भी ऐड करेगी तो दे विल गेट द इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर. So effective capital expenditure was 11.2 lakh crore और 4.3 lakh crore स्टेट गवर्नमेंट ने कैपिटल एसेट क्रिएशन में इन्वेस्ट किया था. तो इसलिए 4.3 और 11.2 लाख करोड़ दोनों को ऐड करोगे तो 15.5 लाख करोड़ था. ठीक है, 15.5 लाख करोड़ ये गवर्नमेंट का टारगेट था. बट इसमें अचीव क्या हुआ लास्ट ईयर, इकोनॉमिक सर्वे से पता चलता है कि 11.2 करोड़ में से सेंट्रल गवर्नमेंट केवल 10.2 लाख करोड़ खर्च कर पाई, और स्टेट गवर्नमेंट का जो टारगेट था वो 3.9 का था, और वो जो है जो कर पाई लास्ट ईयर का. ओके, लेट मी रिकॉल. लास्ट ईयर एक्चुअली क्या था, ये इस ईयर का है एक्सपेक्टेड जो बजट है 25-26 का जो बजट है. आई एम सॉरी फॉर दैट बिकॉज आई हैव टू चेंज द फिगर बिट. तो क्या था इस ईयर 25-26 बजट में जो एक्सपेक्टेड एस्टिमेटेड जो कैपेक्स है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, उसका टारगेट रखा गया है 11.2 लाख करोड़. और जो इफ़ेक्टिव कैपेक्स है वो स्टेट जो गवर्नमेंट कैपिटल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रांट देगी किसको, स्टेट गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट उसमें से 4.3 लाख करोड़ खर्च करेगी. तो टोटल कितना हो गया, 15.5 लाख करोड़ हो गया. ठीक है, अब हम लास्ट ईयर का देखें कि क्या टारगेट था और क्या ये इकोनॉमिक सर्वे में मिलेगा. तो लास्ट ईयर का जो टारगेट था वो 11.11 लाख करोड़ था, बट उसमें से सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इन्वेस्ट किया वो किया 10.2 लाख करोड़, और स्टेट गवर्नमेंट का टारगेट था 3.9 लाख करोड़ का. तो उसने जो इन्वेस्ट किया कैपिटल एसेट जनरेट करने में 3 किया, तो वो भी पूरा यूटिलाइज नहीं किए और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया. सो टोटल जो यूटिलाइज्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो 13.2 लाख करोड़ ही था. तो इससे हम दो आइडिया सर्वे और बजट को मिला करके निकाल सकते हैं कि व्हाट एवर प्लान दिस ईयर, इस ईयर जो प्लान किया गया है 11.2 लाख करोड़ है, पहले जो प्लान था 11.11 लाख करोड़ था. तो इसका मतलब है
कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट का कैपेक्स में था उसको भी इंक्रीज़ किया गया है। स्टेट गवर्नमेंट का पहले 3.9 लाख करोड़ था और इस ईयर 4.3 लाख करोड़, इसको भी इंक्रीज़ किया है, दोनों को इंक्रीज़ किया गया है। तो ये चीज़ है कि जो भी इस ईयर प्लान किया गया है बजट में वो प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है। सेकेंड थिंग, जो भी प्लान किया गया था लास्ट ईयर में उसको ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट अचीव कर पाई और ना ही स्टेट गवर्नमेंट अचीव कर पाई। सो ये दो की टेक अवेज हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम के लिए और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। अब हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर की ज़रूरत पड़ती है, दैट्स ऑल राइट। अब हम कैपिटल एक्सपेंडिचर वाले सेक्शन में बजट के हमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो भी एक्सपेंडिचर है वो मिल जाएगा। अब हमें देखना है इंफ्रास्ट्रक्चर कितने टाइप के होते हैं। तो एक तो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसको आप टच और फील कर सकते हो, जैसे रोड हो गया, रेलवेज हो गया, सिविल एविएशन हो गया, पोर्ट्स हो गए, पोर्ट शिपिंग, पावर हो गया, टूरिज़्म हो गया। तो ये सारे क्या हैं जिसको आप टच और फील कर सकते हो, फिज़िकल एसेट्स हैं। इसी प्रकार से सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन कैपिटल बिल्डिंग के लिए हमें सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है और इस सोशल और फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट करने के लिए हमें डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ज़रूरत पड़ती है, जैसे भारत नेट हुआ, ये सब हुआ। तो ये चीज़ समझना है। और बट हम इन फिज़िकल, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी पॉलिसीज़ के थ्रू करेंगे, तो हम उस पॉलिसीज़ को समझें जिसको गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करके इन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। तो आते हैं उस पॉलिसीज़ को पहले समझने की कोशिश करते हैं। तो हमने अभी तक क्या समझा, इकोनॉमिक सर्वे क्या होता है, कौन बनाता है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र एंड हिज टीम, और इसमें पॉलिसी रिकमेंडेशंस होती है। और हमने समझा बजट का पार्ट उस इक्वेशन से, इकोनॉमिक मैक्रो इकोनॉमिक इक्वेशन से जो एक्सपेंडिचर मेथड से जीडीपी कैलकुलेट करते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जी पार्ट था वो गवर्नमेंट नेट एक्सपेंडिचर था। नेट एक्सपेंडिचर मींस गवर्नमेंट स्पेंडिंग माइनस अर्निंग, मींस गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर as well as received. Okay, so that will constitute the budget. So बजट को भी हम वहीं से लाए थे। अब हम मूव करते हैं कि इस फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए कुछ पॉलिसीज़ होगी गवर्नमेंट की। सो वो पॉलिसीज़ क्या है उसके बारे में हम थोड़ा से समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें मेनली जो पॉलिसीज़ हैं वो 3 पॉलिसीज़ हैं। ओके, सो 3 पॉलिसीज़ है जिसे, या 4 पॉलिसीज़ कह सकते हैं, जो कि इसमें इम्पॉर्टेंट। पहली जो पॉलिसीज़ है वो है नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, NIP। ओके, तो ये 2019 में आई थी और इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हुआ 2020 से। तो इसमें क्या था, अब 2019 में क्या था, कोरोना पीरियड था। तो कोरोना पीरियड में पैसे लाना बहुत मुश्किल होता है किसी भी गवर्नमेंट के लिए, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे इवन लोकल लेवल गवर्नमेंट हो। तो इसमें क्या थे, 9766 प्रोजेक्ट थे, वो 37 सब सेक्टर्स थे। जैसे आप हेल्थ सेक्टर की बात करो तो हेल्थ सेक्टर में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर्स आ जाते हैं और इन तीनों सेक्टर्स में अलग अलग प्रोजेक्ट होंगे, बट ये सब सेक्टर्स हेल्थ से बिलोंग करेगा, राइट। तो इसमें सब सेक्टर्स में अगर करोगे तो 9766 प्रोजेक्ट 37 सब सेक्टर्स में डिवाइड किए गए इस NIP 2029 में, ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोजेक्ट में। फिर क्या हुआ, इसमें जो फंड रखा गया वो 111 लाख करोड़ रुपीज़ रखा गया और इसके फंडिंग के थ्रू जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा उसकी जो ट्रैकिंग करने के लिए इंटीग्रेटेड इंडिया इन्वेस्टमेंट ग्रिड बनाई गई, जिसके थ्रू इसको ट्रैक करेंगे। अब ये जो 111 लाख करोड़ रुपीज़ का फंड है ये आएगा कहाँ से, तो कहा गया, ये बताया गया कि इसमें 39% सेंटर देगी, 39% स्टेट देगा और रेस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेंगे। रेस्ट मीन्स 22% प्राइवेट इन्वेस्टेड बाय प्राइवेट सेक्टर। बट अब ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट उतना इफ़िशियंट थी, कोरोना पीरियड में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, ना ही स्टेट गवर्नमेंट थी, ना ही प्राइवेट सेक्टर उतना इफ़िशियंट थे। तो इन्होंने क्या किया, एक अनदर स्कीम लाई, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन, NMP, वो 2021, NMP 2021। तो नेशनल
जो नेशनल एसेट है, तो नेशनल मीन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो दो एसेट है वो दो टाइप की होती है, एक कोर एसेट होती है और एक नॉन कोर एसेट होती है। कोर एसेट जैसे रोड, रेलवे और आपका रोड, रेलवे और एयरपोर्ट, ये सब कोर एसेट हैं। तो जिसमें मतलब जनरल पब्लिक के लिए जो अवेलेबल रहता है उसे कोर एसेट बोलते हैं। जो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं रहता है उसे हम नॉन कोर एसेट बोलते हैं। जैसे पार्लियामेंट है, जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो या डिफेंस एरियाज़ है, वो जनरल पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है, तो वो नॉन कोर एसेट हो गया। तो ये गवर्नमेंट की दो टाइप की एसेट हो गई। और गवर्नमेंट का कोर एसेट जो हमारी है, रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट, इसको हम क्या करेंगे, लीज़ आउट कर देंगे या रेंट आउट कर देंगे। और रेंट आउट करने से क्या होगा, रेंट आउट कर देंगे प्राइवेट सेक्टर्स को, वो पब्लिक से पैसे कलेक्ट करेंगे और उसमें से हमें कुछ मिलेगा। तो इसका टारगेट जो उन्होंने रखा, कहा कि अब यहाँ से भी हम फंड ला सकते हैं। तो इसका जो टारगेट उन्होंने रखा 6 लाख करोड़ रखा था 2024 तक। इकोनॉमिक सर्वे बताता है कि इसमें से अचीव तो हो गया, और उसमें से अचीव जो हुआ वो लगभग 4.3 लाख करोड़ हुआ, मतलब वी आर नियर टू 6 लाख करोड़ कह सकते हैं। अब इसमें जो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ थी, ओल्ड प्रॉपर्टीज़ मींस जो कोर एसेट्स था उसको लीज़ आउट करना। ओल्ड प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की जब वो लीज़ आउट करती है तो ओल्ड प्रॉपर्टीज़ को हम बोलते हैं ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज़ आउट करेगी। और जो हम नया प्रोजेक्ट्स बनाते हैं या न्यू जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं उसे बोलते हैं ग्रीन फील्ड इंफ्रा और ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। सो ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए गवर्नमेंट ने ब्राउन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर को लीज आउट किया। किस पॉलिसी के अंतर्गत, नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन 2021 के अंतर्गत, NMP 2021। अब एक पॉलिसी और है PM गति शक्ति। देखो डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, अलग अलग सबके काम चल रहे होते हैं। तो टेल यू क्विकली 60 इन्होंने लिस्ट आउट किया 16 मिनिस्ट्रीज़ को, एंड क्या किया, लिस्टिंग कर ली और कह दिया कि PM गति शक्ति प्लेटफार्म पर ये जितनी मिनिस्ट्रीज़ और इनसे रिलेटेड डिपार्टमेंट हैं ये सारे अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर प्रोजेक्ट्स को की डिटेल्स को लिखेंगे। तो सारी की डिटेलिंग्स अवेलेबल होगी, तो डिटेल को क्लैश नहीं होगा। सपोज़ रोड मिनिस्ट्री वांट्स टू कंस्ट्रक्ट द रोड, तो ये अदर मिनिस्ट्रीज़ जो भी अदर 15 मिनिस्ट्रीज़ है उनको पता चल जाएगा कि ये कंस्ट्रक्ट करना चाहते हैं रोड को। तो सपोज अगर पहले क्या होता था कि एक दूसरे को में कोऑर्डिनेशन की कमी थी डिफरेंट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, तो कोऑर्डिनेशन की कमी होने के कारण पैसे भी ज़्यादा लगते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था, अप्रूवल्स में बहुत देरी होती थी। अब इसमें गवर्नमेंट अप्रूवल्स फटाफट हो जाएगा क्योंकि एवरीथिंग इज़ ऑन वन प्लेटफार्म, PM गति शक्ति। अब PM गति शक्ति नाम क्यों दिया गया? PM गति शक्ति इसलिए नाम दिया गया था कि PM आवर प्राइम मिनिस्टर हैज़ अनाउंस्ड इट ऑन दुर्गा अष्टमी के दिन। तो दुर्गा एक शक्ति है, मात शक्ति, और इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए था, इसलिए PM गति शक्ति। तो PM गति शक्ति, इंफ्रास्ट्रक्चर को गति देने के लिए PM गति शक्ति को लाया गया। ठीक है, अब इसमें डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ होगी, डिपार्टमेंट्स, ये सारे अपने प्रोजेक्ट्स को की डिटेल्स को शेयर करेंगे। तो इसमें जितने स्टेक होल्डर्स होंगे, ओके, मिनिस्ट्रीज़, डिपार्टमेंट्स, प्राइवेट सेक्टर्स, सारे लोग जान सकते हैं क्या प्रोजेक्ट चल रहा है, क्या फ्यूचर के लिए प्लान है, एवरीथिंग वो समझ सकते हैं। पहले क्या होता था कि रोड बन गई, रोड बनने के बाद सीवर वाले आए तो रोड उखाड़ दिए और फिर सीवर बनाए, फिर रोड को रिपेयर करने में कास्ट आती थी और पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लगता था। तो टाइम टेकिंग था, टाइम एफिशिएंट नहीं था और मनी भी ज़्यादा लगता था। तो एक ऑप्टिमाइज्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज नहीं था। अब इसमें क्या होगा कि अगर रोड कहीं बनने वाली है तो वहाँ पे गैस पाइपलाइन पड़नी है, तो हमारी जो आयल मिनिस्ट्री है, आयल गैस मिनिस्ट्री है, वो कहेगी कि पहले हम पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन डाल दें, फिर रोड बनेगी तो हमें डिगिंग नहीं करनी पड़ेगी, तो हमारी कॉस्ट की भी बचत होगी, है ना, रिपेयर कॉस्ट की बचत होगी और हमारा सारा फंक्शन स्मूथ होगा। ओके, टाइम भी कम लगेगा। तो इसलिए अब जैसे रोड मिनिस्ट्री है या आपकी जो डिफरेंट यू कैन से डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ है,
ओके, वो मिनिस्ट्रीज़ एंड डिपार्टमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन। पीएम गति शक्ति, गति किसको देने के लिए? कोऑर्डिनेशन को गति देने के लिए। कोऑर्डिनेशन इम्प्रूव होगा डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में, जिससे फंक्शनिंग स्मूथ होगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फास्ट होगा और इकोनॉमी आपकी फास्ट ग्रो करेगी। ठीक है, तो ये चीज़ ऑयल एंड गैस मिनिस्ट्री, रोड मिनिस्ट्री दोनों कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे तो बहुत ही इफ़िशिएंट काम होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल राइट, अब क्या होगा कि एक चीज़ और देखी गई जब ये सब काम हो रहा था, तो इसके बारे में ये भी सोचा गया कि हमारे यहाँ लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत पड़ती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट मतलब कोई आप लोग फैक्ट्री खोले हुए हो और उसमें कुछ बना रहे हो, तो आपने बनाया और फिर उसको पोर्ट तक ले जाने के लिए आपको जो ट्रांसपोर्टेशन कास्ट है ये बहुत पड़ती थी, क्योंकि पोर्ट से फैक्ट्री एरिया तक रोड अच्छी नहीं थी या रेलवे लाइन नहीं थी पोर्ट से और फैक्ट्री तक, तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह लैग कर रहे थे। कुछ जगह थे बट बहुत जगह लैग कर रहे थे इंफ्रास्ट्रक्चर, तो लॉजिस्टिक कास्ट इससे बहुत ज़्यादा आती थी। तो वी आर डेवलपिंग कंट्रीज़, तो इसमें डेवलपिंग कंट्रीज़ हर एक लगभग डेवलपिंग कंट्रीज़ में लॉजिस्टिक कास्ट बहुत आती है। अब अगर फैक्ट्री एरिया से प्रोड्यूस जो भी आप करते हैं उसको पोर्ट तक पहुंचाने में बहुत ज़्यादा लॉजिस्टिक कास्ट आएगी, तो उसका प्राइस अपने आप बढ़ जाएगा। तो एक्सपोर्ट जब हम करेंगे, बाहर की मार्केट में भेजेंगे, तो हमारे प्रोडक्ट्स की प्राइस हाई होगी, तो हमारा सामान ज़्यादा बिकेगा नहीं, तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए लॉजिस्टिक कास्ट को रिड्यूस करने की ज़रूरत समझी गई। तो लॉजिस्टिक कास्ट को रिमूव करने के लिए, लॉजिस्टिक होता क्या है? फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू स्टोरेज, आपने कुछ बनाया तो उसे स्टोर करने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए और फिर ट्रांसपोर्ट करने के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए। सो फैसिलिटीज़ रिलेटेड टू स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये क्या होता है? ये होता है लॉजिस्टिक्स। अब लॉजिस्टिक्स की जो कास्ट है वो ये कैलकुलेट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कैलकुलेट कराया, तो वो पाए 14% ऑफ जीडीपी, जो टोटल जीडीपी है उसका 14% लग रहा है। तो टू मच, तो बहुत ज़्यादा है। तो इसका टारगेट रखा गया कि 14% से है, वी विल ब्रिंग डाउन इट टू 8%। तो 14% से हम इसको 8% लाएंगे। तो 14% से 8%। अब थोड़ा कंपैरिजन करके आप देखो तो समझ में आ गया। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे यहाँ रोड, रेलवेज़ है, और अदर्स में रख दें एविएशन और इनलैंड वाटरवेज को। ठीक है, तो अब हम रोड्स पे देखें तो इंडिया में क्या है, 60% ऑफ आवर फ्रेट का मतलब होता है गुड्स। सो फ्रेट जो ट्रांसपोर्ट होता है रोड से, वो हमारे यहाँ 60% होता है। टोटल फ्रेट, टोटल गुड्स का जो 60% है वो रोड से होता है। बट अगर वर्ल्ड का एवरेज लें तो उसमें 25% केवल रोड से होता है। अब अगर रेलवे को देखें तो रेलवे में थोड़ा कॉस्ट इफ़िशिएंट है, ओके, थोड़ा सस्ता पड़ता है। रेलवे में देखें तो रेलवे में इंडिया का जो फ्रेट है, वो टोटल फ्रेट का जो रेल के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है वो है 35%, बट एवरेज देखें तो 60% है पूरे वर्ल्ड में। मींस सबसे ज़्यादा रेल से ट्रांसपोर्ट होता है, रेल मोड से वर्ल्ड में। तो अब देखो, और अदर्स में एविएशन और इनलैंड वाटरवेज से हमारे यहाँ 5% है, और वर्ल्ड में हम देखें तो 15% है। मतलब आप देखो तो वर्ल्ड जो है वो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स यूज़ कर रहा है, बट इंडिया बाइस्ड है टूवर्ड्स रोड से ही वो भेजते हैं। लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत आ जाती है। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि हम एक नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाया गवर्नमेंट ने 2022। वो क्या करेगा, डाइवर्सीफाई फ्रॉम द रोड एंड प्रमोट रेलवे एंड अदर ट्रांसपोर्ट। सो जैसे वर्ल्ड में यूज़ होता है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स, वैसे ही इंडिया में भी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स यूज़ हो। सो दीज आर द पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अब नेक्स्ट सीरीज़ में हम लोग बात करेंगे इस चैप्टर के रेस्ट ऑफ द पार्ट में और रेस्ट ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच। आप लोगों को ये अगर पसंद आया हो कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंडिंग, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए, और आपका एक प्यारा सा कमेंट हमें इनकरेज करेगा। थैंक्स ए लॉट वंस अगेन।